हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी। एडवांस फिजिक्स के आज की एक सेशन में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम सुन के ही आपको लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है। आज हम जो टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेटेड बाय कूलम्स लॉ। जैसे ही आपने ये सुना तो आपको लगा कि सर कुछ गलत बोल रहे हैं। हमने 12th क्लास में और कॉलेज में ये पढ़ा है कि जब भी हम कूलम्स लॉ को यूज़ करते हैं तो कूलम्स लॉ को यूज़ करके और हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और जब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायो-सावर्ट लॉ को। और डिफरेंट ज्योमेट्रीज में जब करंट फ्लो होती है तो बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन से हम उनके लिए फॉर्मूले कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि हम मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने वाले हैं बाय कूलम्स लॉ, और ये थ्योरी बेसिकली दी हुई है आइंस्टीन ने। आइंस्टीन हमें ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में ही नहीं होती है। हम मैग्नेटिक फोर्स को ठीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से समझा सकते हैं और उसके लिए हम कूलम्स लॉ को यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में कि ये फिनोमेना किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहां अज्यूम कर लेते हैं एक वायर को। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है। इस करंट को मैं अज्यूम कर लेता हूं I। बच्चों, हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो फ्लो होता है, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। मैं अगर अब आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूं तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली जो करंट होगी उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब वायर में फ्लो होने वाली करंट और इस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली करंट एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी। और ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है कि दो वायर्स के अंदर जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और ऐसा होता है इस करंट कैरिंग वायर के फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं बायो-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन से, लेकिन यहां हम इसको कैलकुलेट करने वाले हैं कूलम्स लॉ से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फोर्स किस तरह से वायर की तरफ लग रहा है। तो मैं अगर बात करूं कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इस इलेक्ट्रॉन के पॉइंट के ऊपर जहां ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम इजीली देख सकते हैं कि मैं अगर राइट हैंड थंब रूल को यहां यूज करूं और थंब को रखूं करंट की डायरेक्शन में और इस वायर को अपने फिंगर से होल्ड करने की कोशिश करूं, तो हम इजीली ये देख सकते हैं कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे जहां ये इलेक्ट्रॉन है ये इनसाइड होगी, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अगर उस पे लगने वाले इस मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम इन तीन फिंगर्स को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखते हैं। जो फोर फिंगर है उस पे होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जबकि मिडिल फिंगर के ऊपर हम लेके चलते हैं करंट को, और यहां मेरी करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मैं अगर इस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाली करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम करता हूं तो आप बड़े इजीली देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द वायर आता है, और इस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन कहता है कि ये फोर्स मैग्नेटिक ना होके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस फोर्स को आइंस्टीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से किस तरह से एक्सप्लेन करता है, और इसको समझने के लिए हम इस वायर के अंदर
का जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो ये कोई वायर है, इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, इसका एक छोटा क्रॉस सेक्शन हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का और एक लंबी सी लेंथ है इसमें की एक पर्टिकुलर लेंथ हमने कंसीडर की है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस वायर की जो लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं वो स्मॉल एल के इक्वल है। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में लेके चले हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v। अब अगर हम ये अज्यूम करके चले हैं कि हमारी वायर के अंदर फ्लो होने वाली करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है और थोड़ी देर के लिए मैं ये कंसीडर कर लूं कि वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा। और अगर ये करंट की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। थोड़ी देर के लिए हम अगर ये कंसीडर कर लें कि इन होल्स या पॉजिटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन, इनकी वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरेटिव है। अगर ये कंपैरेटिव है तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूं तो इनका जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के वेलोसिटी के डायरेक्शन कंसीडर कर लिए। हम अगर अब थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि हम लैब की रेफरेंस फ्रेम के बजाय इस इलेक्ट्रॉन की रेफरेंस फ्रेम में हैं तो पूरा का पूरा कंसेप्ट बदल जाता है। देखें कैसे। मैं अगर थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम कर लूं कि मैं इस इलेक्ट्रॉन की रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ हूं। आइंस्टीन ये कहता है कि रिलेटिविटी का कंसेप्ट थ्रू आउट द फिजिक्स काम करता है, नेचर में सभी जगह काम करता है और हमें इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। तो मैं अगर खुद को इस इलेक्ट्रॉन की रेफरेंस फ्रेम में अज्यूम कर लेता हूं और हम यहाँ ये मान के चले हैं कि सारे चार्ज सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ हमने लिखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो सामने वाला इलेक्ट्रॉन है ये रेस्ट में होगा, जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये v वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। बल्कि मैं ये कहूं कि अगर ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ, तो यहाँ ये डबल वेलोसिटी को कंसीडर करेगा। और यहाँ ये जो स्पीड है ये अगर लाइट की स्पीड के साथ थोड़ी भी कंपैरेटिव है तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसकी लेंथ में कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज मोशन में होगा और क्योंकि ये मोशन में होगा तो ऑटोमेटिकली इस पोर्शन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो सेम लेंथ के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ होल्ड करेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो रेस्ट में है और रेस्ट में है तो इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि किसी भी मेटल के लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नंबर सेम होता है, इस कारण से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। लेकिन हम अगर यहाँ रिलेटिविटी का कंसेप्ट लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेंथ में क्योंकि इन पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा या मैं कहूं कि ये ज्यादा डेंस हो जाएगा तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव चार्ज के। तो हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन की रेफरेंस फ्रेम में इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो स्मॉल अमाउंट में होगा, तो मैं इसको डेल क्यू कह सकता हूं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है स्मॉल ई के इक्वल, जिसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और साथ में ये नेगेटिव होता है। अब वायर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों आप इजीली अब कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा
और जब भी हम दो चार्जेस के अट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लगाते हैं कूलम्स लॉ, जिसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ मैं वायर के चार्ज को लिख रहा हूँ डेल Q और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लिख रहा हूँ E, और साथ में दोनों के बीच के डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस को अगर मैं R मान लेता हूँ तो नीचे आ जाएगा R²। तो इजीली हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करके इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम जनरल वे में कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंजियन फोर्स। लेकिन आइंस्टीन ये कहता है कि अगर रिलेटिविटी का कंसेप्ट हम यूज करें तो हम इसे इस कूलम्स लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये फिनोमेना या ये थ्योरी अभी पूरी तरह से स्टैब्लिश नहीं हो पाई है। ये कुछ फिनोमेना को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन कंप्लीट फिनोमेना को ये एक्सप्लेन नहीं करती। तो ये थ्योरी अभी और बिल्डअप होगी, क्योंकि अल्टीमेटली नेचर में जो फोर्सेस हैं वो लास्ट में यूनिफाइड होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।